हेलो एवरीवन, आज का टॉपिक है वेक्टर अलजेब्रा, जिसे सदिश बीजगणित कहते हैं। तो इस वेक्टर अलजेब्रा को पढ़ने के पहले हम लोग थोड़ा जान लें भौतिक राशियां। फिजिक्स में आप लोग इसे पढ़े होंगे। भौतिक राशियां है क्या? तो जिन राशियों को मापा जा सके, जिन राशियों को हम लोग मापते हैं उसे भौतिक राशि कहते हैं। जैसे समय हो गया, चाल, दूरी, लंबाई, चौड़ाई, यानी बहुत सा हो गया। तो इन भौतिक राशि, ये जो भौतिक राशि है यह दो तरह का होता है। सदिश राशि, सदिश राशि कहें या सदिश कहें, और अदिश राशि कहें या अदिश कहें। अब सदिश राशि है क्या? सदिश किसे कहते हैं? इसे सदिश को ही वेक्टर कहते हैं और अदिश को स्केलर कहते हैं। तो ये सदिश राशि में जो है, इसमें परिमाण और दिशा दोनों होता है। तो जिसमें परिमाण और दिशा दोनों हो वह सदिश राशि कहलाता है, और जिसमें सिर्फ परिमाण हो, इसमें केवल परिमाण हो, तो ये हमारा अदिश राशि कहलाता है। अब जैसे हम एक रेखा, यहाँ ऐसे रेखा खींचते तो ये हमारा रेखाखंड कहलाता है। लेकिन इसको, वह रेखा जिसमें प्रारंभिक बिंदु और अंतिम बिंदु, यानी इसको दिष्ट रेखा भी कहते हैं, जो दिशा निर्धारित करता है। तो एक रेखा ले लेते हैं ए बी। ए पॉइंट, इसको हम कहते हैं प्रारंभिक बिंदु। ये पॉइंट हमारा हो गया प्रारंभिक बिंदु, और बी हमारा हो गया अंतिम बिंदु। मान लेते हैं कि यह जो है 4 मीटर का है रेखा। तो ये जो बीच की दूरी, यानी ए बी की जो लंबाई हो गया ए बी, तो ये हमारा इसका परिमाण, यानी यह इसका लेंथ जो हो गया, लंबाई हो गया 4 मीटर। और दिशा, तो दिशा ए बी, यानी इसको हम ऐसे सूचित करते हैं। ये हम लोग लिखते हैं ए बी, ऊपर जो साइन देते हैं वेक्टर का। तो ये ए बी है। ए बी सूचित करने से हो गया कि यह जो है रेखा ए से बी की ओर जा रही है। और अगर हम बी से ए की ओर आए, इसी रेखा पर अगर बी से ए की ओर, यानी जस्ट अपोजिट, तो ये हमारा साइन जो है -BA हो जाता है। और इसके मापांक को, इसका मापांक लिखना है, यानी मॉड ऑफ वेक्टर ए बी, तो ये बराबर मॉड ऑफ वेक्टर BA होता है। यानी मॉड में BA, यहाँ माइनस नहीं होगा क्योंकि इसके माप, तो दूरी हम A से B तक जाए तब भी 4 मीटर ही रहेगा, और B से A तक आए तब भी हमारा ये माप जो है 4 मीटर ही रहेगा। इसलिए जब मापांक लेते हैं तो हमारा AB का मापांक बराबर BA का मापांक होगा। तो यही हमारा सदिश राशि है। अब है कि सदिश राशि में क्या क्या आता है। तो जैसा कि हम लोग जानते हैं, वेग है, सदिश राशि में हमारा वेग है, बल आ जाता है, त्वरण आ जाता है, इत्यादि, ये सब सदिश राशि होते हैं। और अदिश राशि में हम लोग जैसा कि अभी जानते हैं, लंबाई हो गया, चौड़ाई हो गया, आयतन हो गया, वॉल्यूम और आयतन एक ही हुआ, क्षेत्रफल हो गया। तो ये सब अदिश राशियां हैं, जिसमें सिर्फ परिमाण हो, दिशा नहीं हो। लेकिन सदिश में है कि परिमाण और दिशा दोनों ही होता है। अब हम पोजीशन वेक्टर जानते हैं कि पोजीशन वेक्टर है क्या। पोजीशन वेक्टर, जिसको कहते हैं स्थिति सदिश, पोजीशन वेक्टर, इसको कहते हैं स्थिति सदिश। तो एक 3 डायमेंशनल प्लेन लेते हैं। जब भी वेक्टर में हम बात करेंगे तो त्रिविमीय प्लेन की बात करेंगे। अभी तक हम लोग एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस मात्र 2 अक्ष पर बात किए। अब एक्स, वाई और जेड 3 एक्सिस की बात करेंगे। ये हमारा एक्स एक्सिस हो गया, ये वाई एक्सिस और ये जेड एक्सिस, ये मूल बिंदु। अब इसमें एक पॉइंट हम P ले लेते हैं, एक्स वाई जेड, जिसका नियामक है एक्स वाई जेड। चूंकि 3 डायमेंशनल प्लेन है, इसलिए नियामक हमारा एक्स वाई जेड 3 हो जाएगा। अब जो है O और P को मिलाते हैं। यहाँ पर कोई पॉइंट है, O और P को मिला दिए। वेक्टर में बात करते हैं तो जब भी हम करेंगे, हम उसका दिशा जरूर निर्धारित करेंगे। तो यहाँ पर OP का O हमारा प्रारंभिक बिंदु हो गया और P हमारा अंतिम बिंदु हो गया। तो
इसको हम कहेंगे कि सदिश ओपी जो है ओ के सापेक्ष पी का स्थिति सदिश है। ये ओपी हमारा ओ के सापेक्ष पी का स्थिति सदिश है। और इस तरह हम जो है मान लेते हैं कि आर ओपी का लंबाई अगर आर है तो इसका मापांक यानी मॉड ऑफ आर या मॉड ऑफ ओपी, चूंकि लंबाई लिख रहे हैं तो ये हमारा हो जाता है, ये दूरी सूत्र से, पीछे हम लोग दूरी सूत्र कोऑर्डिनेट में पढ़ चुके थे, उसी से यहाँ पर, चूंकि यहाँ पर इसका नियामक हो जाता है मूल बिंदु का 0 0 0, तो ये हमारा हो जाएगा 0 माइनस एक्स का स्क्वायर होल स्क्वायर प्लस 0 माइनस वाई का होल स्क्वायर प्लस 0 माइनस जेड का होल स्क्वायर अंडर रूट। तो वही x में से 0 घटेगा 0, यानी उसी को सॉल्व करके हम लोग लिखते हैं एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। तो ये हमारा हो गया पोजीशन वेक्टर, किसी राशि को कैसे दर्शाएंगे। अब आगे हमारा डायरेक्शन कोसाइंस। डायरेक्शन कोसाइंस जिसको हिंदी में कहते हैं दिक् कुज्या। दिक् कुज्या। फिर हम लोग 3 डायमेंशनल प्लेन ले लेते हैं। ये हमारा एक्स एक्सिस है, ये वाई और ये जेड। इसमें कोई पॉइंट पी ले लेते हैं जिसका कोऑर्डिनेट है एक्स वाई जेड। पी से मूल बिंदु को यानी ओपी को मिला दिए, तो पी से ओपी को मिला दिए। मान लेते हैं कि हमारा ओपी जो है ये पी, चूंकि यहाँ हम लोग ये 3 डायमेंशन में है, कॉपी पर दिखाने के लिए इसे यहाँ पी लिया गया, लेकिन यह चूंकि यह पॉइंट ऊपर होता है और इस पॉइंट से अगर हम लोग लंब खींचते हैं यहाँ, तो इस पॉइंट से जहां भी खींचेंगे यह लंब ही होगा सब अक्ष पर, एक्स अक्ष पर, वाई अक्ष पर और जेड अक्ष पर यह लंब ही होगा। पहले इसको मान लेते हैं कि यह जो ओपी वाई अक्ष के साथ एक्स अक्ष के साथ अल्फा कोण बना रहा है। ये एक्स अक्ष के साथ अल्फा बनाया, ओपी वाई अक्ष के साथ बीटा बना रहा है और जेड अक्ष के साथ यह गामा कोण बना रहा है। मान लेते हैं, इसको समझने के लिए लिख लेते हैं कि माना कि ओपी ओ एक्स ओ वाई ओ जेड के साथ अल्फा बीटा और गामा कोण बनाता है, गामा कोण बनाता है। तो कोनों का कोसाइन, इन कोनों का कोसाइन जो होगा वह हमारा हो जाएगा कॉस अल्फा कॉस बीटा कॉस गामा। कॉस अल्फा कॉस बीटा कॉस गामा को LMN भी लिखा जाता है, तो इसको हम लोग LMN से भी सूचित करते हैं। पहले एक चलते हैं, यहाँ पर P से OY पर लंब डाल देते हैं, ये 90 का कोण बना, तो 90 का कोण बना यानी हमारा ट्रायंगल हो गया PON में चलते हैं। एक निकालते हैं समझने के लिए, ट्रायंगल PON में अगर कॉस बीटा लेते हैं तो कॉस हमारा हो जाता है आधार बटा कर्ण। यहाँ आधार जो है, ये आधार मान लेते हैं n है, यहाँ पर ट्रायंगल n है। आधार हमारा यहाँ से यहाँ तक की लंबाई, चूंकि ये y अक्ष है तो यहाँ से यहाँ तक की लंबाई y होगा, तो आधार हो गया y और कर्ण OP जो है यहाँ पर हम मान लिए OP ये हमारा r है, तो y बटा r हो गया। इसे सॉल्व करते हैं, यह इंप्लाइज करता है कि y बराबर है r cos बीटा। इसी तरह हम जो है P से Z पर लंब डालकर और P से X पर लंब डालकर, यहाँ P से X पर भी लंब डाला जाता है। ये चूंकि फोटो में ऐसा दिखता है कि लंब नहीं, लेकिन रियल में यह जो है लंब होता है, तो इसी तरह हम निकाल सकते हैं। इसी प्रकार ये हमारा x हो जाएगा r cos अल्फा, y r cos बीटा निकाल चुके हैं और z हो जाएगा r cos गामा। तो ये हो गया, ये जो है
कॉस अल्फा को L, बीटा को M और गामा को N लिखते हैं। तो इसे हम लिख सकते हैं x बराबर R कॉस अल्फा, यानी इसको हम लिख सकते हैं LR, ये हमारा NR, LMR और ये NR, यानी ये PXYZ, ये हम वैल्यू निकाल चुके हैं। ये हमारा हो गया PLR MR NR। तो ये हमारा डायरेक्शन को साइन हो गया। आगे इसका यूज होगा, इसको अच्छे से पढ़ लें। ये हमारा वेक्टर चैप्टर जो है बहुत इजी है, और इससे रिलेटेड जो हमारा 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री अगला चैप्टर है, वह इसको अच्छी तरह समझ लेने के बाद उस चैप्टर को पढ़ने में कहीं भी कठिनाई नहीं होगी। इसलिए इस चैप्टर को आप लोग अच्छे से पढ़ें, ताकि बोर्ड में जो हमारा ये 50 नंबर का ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन आता है, उसमें इससे बहुत सारा क्वेश्चन बनता है और सॉल्व करने में इसका क्वेश्चन जो है बहुत ही आसान होता है। तो इसलिए इसको अच्छे से पढ़ें। अब आगे जो है टाइप्स ऑफ वेक्टर्स हम देखें तो इसमें पहला है शून्य सदिश, जिसको कहते हैं 0 यूनिट। तो एक सदिश जिसका प्रारंभिक एवं अंतिम बिंदु संपाती हो शून्य सदिश कहलाता है। संपाती यानी कहने का मतलब है कि एक रेखा लिए, हमारा AB एक रेखा है, और ये जो है यह रेखा संपाती का मतलब कि प्रारंभिक बिंदु, ये अंतिम बिंदु जो है, अंतिम बिंदु प्रारंभिक बिंदु पर आ जाए तो इसे हम संपाती कहते हैं। तो जब ये बिंदु इस पर आ जाए, यानी कि ये हमारा ये वेक्टर AB जो है यह बन जाए A वेक्टर A, यानी A पर A आ जाए या B पर B आ जाए, यानी अंतिम बिंदु पर प्रारंभिक बिंदु आ जाए या प्रारंभिक बिंदु पर अंतिम बिंदु आ जाए, तो ये हमारा शून्य सदिश कहलाता है। और यानी इसका मेजरमेंट जो है, इसका मेजरमेंट 0 आएगा, यानी इस पर यह बिंदु आ जाएगा तो इसका मेजरमेंट 0 रहेगा। तो इस तरह का जो सदिश होगा यह शून्य सदिश कहलाएगा। दूसरा है मात्रक या इकाई सदिश, जिसे यूनिट वेक्टर कहते हैं। तो ये क्या है कि वह सदिश जिसका परिमाण 1 इकाई है, मात्रक सदिश कहलाता है। तो मात्रक सदिश कहलाता है, यानी यह जो है इसमें मान लेते हैं कि कोई वेक्टर A है, तो इसका मात्रक सदिश जो है, इसका मात्रक सदिश को हम यूनिट वेक्टर A यानी A के ऊपर कैप चढ़ाते हैं, तो यही हमारा इसका मात्रक सदिश। और जैसा कि परिभाषा से ही क्लियर है कि इसका परिणाम 1 इकाई हो, यानी परिणाम जो है 1 इकाई, इसका मात्रक 1 इकाई होना चाहिए, तो ये हमारा मात्रक सदिश कहलाया। तीसरा है सह आदिम सदिश, तो जिसको अंग्रेजी में कहते हैं को इनिशियल वेक्टर। तो 2 अथवा अधिक सदिश जिसका एक ही प्रारंभिक बिंदु है, यानी क्लियर है। जैसे हम मान लेते हैं कि यहाँ कोई पॉइंट O है, यहाँ से कोई OA गया और यहाँ से OB, तो ये दोनों सदिश, दोनों वेक्टर OA वेक्टर और OB वेक्टर को हम देख रहे हैं कि इसका प्रारंभिक बिंदु एक ही है। तो इस तरह का जो वेक्टर होगा इसको हम कहेंगे सह आदिम सदिश। इसमें 2 से अधिक भी हो सकता है। जैसे मान लेते हैं यहाँ कोई पॉइंट O है, एक वेक्टर यहाँ गया OA, एक यहाँ आया ये B, एक तीसरा भी आ गया C, तो ये हमारा जो है सह आदिम सदिश कहलाया। चौथा है संरेख सदिश, जिसको अंग्रेजी में कहते हैं कोलिनियर वेक्टर। इसको हम जो है पैरेलल वेक्टर भी कह सकते हैं। जैसे इसका परिभाषा से ही क्लियर है कि 2 या 2 से अधिक सदिश यदि एक ही रेखा के समांतर है तो वे संरेख सदिश कहलाते हैं। यानी मान लेते हैं कि कोई रेखा, कोई वेक्टर A है, दूसरा कोई वेक्टर, इसमें कोई जरूरी नहीं है कि हमारा इसका लंबाई बराबर हो, ऐसा भी हो सकता है कोई B, तो ये दोनों है तो इसको हम लोग कहेंगे कि यह संरेख है। पांचवा है हमारा समान सदिश, जिसको इक्वल वेक्टर हम लोग कहते हैं। तो इक्वल वेक्टर जैसा कि नाम से ही क्लियर है कि यदि 2 सदिश मान लेते हैं कि A और B इक्वल है, जैसे मान लेते हैं कि A बराबर है B, तो यह इक्वल सदिश कहलाएगा जब इसका परिमाण और दिशा
दोनों बराबर हो, यानी इसमें परिमाण और दिशा दोनों बराबर हो। तो इसमें क्या संरेख में हम लोग क्या देख रहे हैं कि सिर्फ जो है दिशा और समांतर होना चाहिए, लेकिन इसमें समान में क्या है कि इसमें परिमाण और दिशा दोनों समान होना चाहिए। तो मान लेते हैं कि दो है, जैसे एक रेखा ले लेते हैं, ये मान लेते हैं कि हमारा 2 मीटर का है वेक्टर ए, और वेक्टर बी दूसरा जो है ये भी 2 मीटर का है। तो इसमें क्या है कि दोनों का लेंथ लंबाई यानी परिमाण बराबर है और दिशा भी समान है, तो हम इसको कहते हैं कि वेक्टर ए बराबर वेक्टर बी। आगे है ऋणात्मक सदिश यानी निगेटिव ऑफ ए वेक्टर। तो इसमें परिमाण समान होना चाहिए, परिमाण समान लेकिन दिशा विपरीत। चूंकि निगेटिव है तो दिशा विपरीत होने पर ही वह निगेटिव आएगा। तो परिमाण समान तथा दिशा विपरीत हो तो ये हमारा जो है ऋणात्मक सदिश आ गया। जैसे एक लाइन ले लेते हैं, मान लेते हैं ए बी, ये 3 मीटर का है। तो हम अभी पीछे पढ़े हैं कि वेक्टर ए बी है, तो इसको अगर ए से बी की तरफ आते हैं और जस्ट बी से ए की तरफ यानी प्रारंभिक बिंदु से अंतिम बिंदु तक आते हैं तो इसे ऐसे लिखते हैं, लेकिन बी से जस्ट ए आएगा तो ऐसे ये तीर यही देंगे, लेकिन बी से ए आते हैं तो यह इसका चिन्ह जो है निगेटिव हो जाता है। लेकिन इसको जो हम मेजरमेंट में लिखते हैं, मॉडुलस में लिखते हैं, तो ये हमारा मेजरमेंट निकालने के लिए मॉडुलस ऑफ ए बी, ये हमारा मॉडुलस ऑफ बी ए हो जाएगा। तो यही हमारा हो गया टाइप्स ऑफ वेक्टर्स। अब कुछ एक एग्जाम्पल देखते हैं जिसमें सारा आ जाए। एक फोटो लेते हैं हम, और सेम इसके समांतर यहाँ पर एक लाइन ले लेते हैं जो इसके समांतर है, इससे इसको मिला देते हैं। ये पॉइंट इनिशियल हो गया, ये ले लेते हैं, ये वेक्टर डी है, ये वेक्टर सी है, वेक्टर ए और ये पॉइंट वेक्टर बी। तो इसमें जितना टाइप्स है वो आ जाएगा, यानी ये हमारा बी, ये हमारा इनिशियल पॉइंट है और ये यहाँ पर ये लाइन वेक्टर बी यहाँ है। तो वेक्टर बी, वेक्टर सी और वेक्टर डी, तीन का एक ही इनिशियल पॉइंट है। तो इसको हम कह सकते हैं वेक्टर बी, वेक्टर सी और वेक्टर डी, ये इसको कहेंगे सह आदिम सदिश। ये हमारा सह आदिम सदिश कहलाएगा। ए और सी क्या है? ये हमारा दोनों पैरेलल है, तो ये हमारा कहाएगा वेक्टर ए तथा वेक्टर सी समान सदिश, यानी दोनों में दिशा समान है और परिमाण समान है, तो ए तथा सी समान सदिश कहलाएगा। और ए सी और डी, ए सी और डी ये संरेख सदिश कहलाएगा। ए सी और डी संरेख सदिश। संरेख में क्या है कि उसमें दिशा नहीं देखना है, ये इसके समांतर है और ये भी इसको अगर उलटते हैं तो ये इस रेखा पर आएगा, यानी इसके समांतर इसको माना जाएगा। इसीलिए डी भी हमारा हो गया, यानी ए सी और डी जो है हमारा संरेख सदिश हो गया। तो ये हमारा बेसिक कंसेप्ट वेक्टर का है। इस पर हमारा एक्सरसाइज 10.1 आधारित है, इसलिए इसको अच्छा से समझ लें। अगले वीडियो में हमारा इसका एक्सरसाइज 10.1 है, इसे अवश्य देखें। थैंक यू।